एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में कांग्रेस की कमान संभाली और 47 सदस्यीय टीम बनाकर देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी की दशा और दिशा बदलने की कवायद शुरू की। लेकिन इन कवायदों से इतर हिमाचल प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का एक और विकेट गिर गया। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान कालू ने पार्टी छोड़ते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली। कालू ने बीजेपी प्रत्याशी विधायक पवन काजल के समक्ष कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, कांग्रेस के लिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उसके तमाम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। हालत ये है कि एक तरफ खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में कांग्रेस के बुरे दिन कम नहीं हो रहे हैं। इससे पहले हिमाचल के दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने कांग्रेस से किनारा करते हुए बीजेपी ज्वाइन की। यही नहीं, हाल ही में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक राकेश कालिया भी प्रदेश बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना और विधायक राजेश ठाकुर की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं भाजपा में शामिल होते हुए नरेंद्र चौहान ने कहा, विधायक पवन काजल की कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर और कांग्रेस पार्टी का सशक्त नेतृत्व न होने के चलते उन्होंने पार्टी को बाय बाय कहकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। चौहान ने कहा कि कांगड़ा शहर में विधानसभा चुनाव भाजपा प्रत्याशी पवन काजल रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि काजल की कार्यशैली और उनके द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का कांगड़ा शहर के हर वार्ड में घर घर जाकर प्रचार कर भाजपा के लिए समर्थन मांगेंगे। इसके साथ ही कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के चंगर क्षेत्र से लगभग आधा दर्जन आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने पूर्व जिला पार्षद सुरेश धीमान की अध्यक्षता में पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रत्याशी पवन ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर आए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा, उन्हें संगठन और क्षेत्र के विकास में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। गौरतलब है कि एक तरफ चुनाव से पहले कांग्रेस जहां हाफती हुई दिख रही है और उसके नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी अपने सभी मोहरे एकदम सही जगह सेट करने में लगी हुई है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव के 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भाजपा के हौसले बम बम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अपनी जरूरत के हिसाब से अपने विचारों को बदलकर अक्सर वादा खिलाफी करने वाले अरविंद केजरीवाल ने एक नया राज छेड़ा तो उनके कभी पूरे न होने वाले पुराने वादे और एजेंडे स्टैंड फिर से लोगों के सामने आ गए। केजरीवाल ने राजनीति के तहत नोटों पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाने की अपील की तो उनके पुराने सहयोगियों ने ही उनका काला चिट्ठा खोलते हुए उन्हें रेल दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य और कवि कुमार विश्वास से लेकर आपके पूर्व नेता आशुतोष और प्रशांत भूषण तक ने उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई और तंज कसे। कुमार विश्वास ने तो उनके लिए धूर्त, बौना और क्रांति के छीलन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर लिखा, दोनों बीजेपी और कांग्रेस सदी के सबसे बड़े धूर्त से फालतू ही तर्क कर रहे हैं। उसे पता है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में तो अखिलेश, ममता, नीतीश आधा दर्जन दावेदार हैं। 82% हिंदू वोट बैंक से आधा भी फंसा लो तो बाकी अल्पसंख्यक तो दुत्कारने पर भी मोदी विरोध में मजबूरी में वोट देंगे ही। विश्वास यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा, मुझे उन पत्रकारों पर तरस आ रहा है जो अंध मोदी विरोध के चक्कर में इस आत्ममुग्ध बौने को ही क्रांति की छीलन बताते नहीं थकते। वे बीट पत्रकार अब इस कारनेमी के पैतरे को देखकर बीट कर रहे हैं। भाई, वो बाप, पत्नी, बच्चों, गुरु, यार और विचार का सगा नहीं हुआ तो तुम कौन हो। वहीं पत्रकार से नेता बने और फिर पत्रकारिता में लौट चुके आशुतोष ने भी केजरीवाल पर यह कहकर तंज कसा कि ब्रिटेन की इकोनॉमी को सुधारने के लिए ऋषि सुनक को भी ये आइडिया देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि वाह, अरविंद केजरीवाल ने अर्थव्यवस्था का क्या मंत्र दिया है। ब्रिटेन की इकोनॉमी सुधारने के लिए ऋषि सुनक के लिए महान विचार। नरेंद्र मोदी को तुरंत अपने सभी आर्थिक सलाहकारों को पद से हटा देना चाहिए। केजरीवाल की सलाह पर चलिए, भारत समृद्ध हो जाएगा, दूध दही की नदियां बहेंगी। राजनीति बदलने आए थे। वहीं अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के गठन तक केजरीवाल के बेहद करीब रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने इसे हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी से आगे निकलने की कोशिश बताया। उन्होंने ट्वीट किया, केजरीवाल को निश्चित तौर पर गिरते रुपए और भारतीय अर्थव्यवस्था का समाधान मिल गया।
हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल ये वोटों के लालच में केजरीवाल ने बयान तो दे दिया, लेकिन अब वे खुद ही फंस चुके हैं। गुजरात में, हिमाचल में वो चुनाव तो जीतने से रहे, लेकिन अब कहीं उनकी स्थिति माया मिली न राम वाली न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते देखते तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस के मुखिया के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम तक बदल दिया और टीआरएस से भारत राष्ट्र समिति रख लिया। लेकिन प्रधानमंत्री पद तो दूर की कौड़ी है, उन्हें अपने ही विधायकों को बचाने के लिए लाले पड़े हैं। टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है। तेलंगाना पुलिस ने दावा किया कि तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी के 4 विधायकों को भारी रकम के साथ खरीदने की कोशिश हुई। इस पूरे मामले में लोगों को एक फार्म हाउस से हिरासत में लिया गया। विधायकों को खरीदने का सौदा 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक का हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस पूरे मामले में मुख्य व्यक्ति को 100 करोड़ और अन्य विधायकों को 50 करोड़ रुपए की पेशकश हुई थी। दावा यह किया जा रहा है कि विधायकों ने खुद पुलिस को जानकारी दी थी कि उन्हें पार्टी बदलने के लिए फुसलाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें रिश्वत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अब पता चला है कि हिरासत में लिए गए लोग फर्जी पहचान के आधार पर हैदराबाद में आए थे। वहीं टीआरएस नेताओं ने अब बिना सबूत के ही इसके पीछे भाजपा का हाथ बताने की कोशिशें शुरू कर दी हैं और धमकी भी देने लगे हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में तेलंगाना सरकार में मंत्री जी कमलाकर ने भाजपा को धमकी दी है। मंत्री जी कमलाकर ने कहा कि अगर वे हमारे विधायकों को देखने की कोशिश भी करेंगे तो उनकी आंखें निकाल लेंगे। अन्य राज्यों में करें, तेलंगाना में नहीं। खबरदार मोदी, खबरदार बीजेपी। साइबराबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि तीनों युवक मुनगोड़े उपचुनाव के मद्देनजर नकदी, चेक्स और कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने एक होटल व्यवसायी और दिल्ली के 2 अन्य लोगों को पकड़ा था। टीआरएस के जिन विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई उनमें पायलट रोहित रेड्डी, रेगा कथारवाला, गुबवाला बलाराजू, बिरम हर्षवर्धन हैं। पुलिस के मुताबिक विधायकों ने बताया कि 3 व्यक्ति उन्हें लगातार फोन कर रहे थे। वे उन्हें पैसा, कॉन्ट्रैक्ट और पोस्ट का लालच दे रहे थे। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद के एक मंदिर से जुड़े और दिल्ली में रहने वाले रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, हैदराबाद के नंद कुमार और तिरुपति के एक अन्य व्यक्ति ने कथित तौर पर टीआरएस के विधायकों को हैदराबाद में दल बदल के लिए ऑफर दिया था। इस गिरफ्तारी के बाद टीआरएस ने सोशल मीडिया संयोजक सतीश रेड्डी ने ट्वीट किया और एक वीडियो शेयर किया जिसमें होटल व्यवसायी नंदू की ओर इशारा किया गया और आरोप ये लगाया गया कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के करीबी और टीआरएस के विधायक हैं, वो उन्हें पैसा, कॉन्ट्रैक्ट और पोस्ट का लालच दे रहे थे। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। तेलंगाना पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद के एक मंदिर से जुड़े और दिल्ली में रहने वाले रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, हैदराबाद के नंद कुमार और तिरुपति के एक अन्य व्यक्ति ने कथित तौर पर टीआरएस के विधायकों को हैदराबाद में दल बदल के लिए सहमत होने पर नकद, ठेकेदारी और पद देने का ऑफर दिया था। इस गिरफ्तारी के बाद टीआरएस के सोशल मीडिया संयोजक सतीश रेड्डी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया जिसमें होटल व्यवसायी नंदू की ओर इशारा किया गया था और आरोप लगाया गया कि ये केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के करीबी हैं और टीआरएस के विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश करने वालों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पंजाब और दिल्ली के सरकारी कार्यालयों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा चुके अरविंद केजरीवाल अब करेंसी से भी महात्मा गांधी की तस्वीर हटाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए केजरीवाल ने सोच समझकर बड़ी चाल चली। असल में चुनावी हिंदू अरविंद केजरीवाल ने दिवाली के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी से देश के करेंसी नोट पर महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की मांग कर डाली। तर्क ये दिया कि इससे देश की गिरती इकोनॉमी को संभालने में मदद मिलेगी। नोटों पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो लगाने से देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। केजरीवाल के इस रुख से हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाल ही में गोपाल इटालिया का हिंदू धर्म विरोधी बयान वायरल हुआ था। केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू धर्म विरोधी शपथ दिलाई थी। इससे केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के हिंदू धर्म विरोधी चेहरा उजागर हुआ था। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में संभावित नुकसान को देखते हुए हिंदुत्व का कार्ड चलते हुए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो लगे हाथ महात्मा गांधी की तस्वीर को भी हटाने का बंदोबस्त कर डाला। मतलब एक तीर से केजरीवाल ने 2 निशाने साधे।
लोगों का ये कहना है कि केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली में सरकारी कार्यालयों से गांधी जी को गायब कर दिया। अब करेंसी नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की मांग कर करेंसी नोटों से भी गांधी जी को हटाने की साजिश हो रही है। केजरीवाल की इस मांग के बाद मुस्लिमों ने अपनी मांग शुरू कर दी है। सिख और ईसाई भी इस भेड़ चाल में पीछे क्यों रहेंगे? वे भी इस किस्म की मांग कभी भी कर सकते हैं और केजरीवाल दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने के लिए उनकी मांगों का समर्थन करने लगेंगे। यही वजह है कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने सीएम केजरीवाल की मांग के पीछे साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने बॉलीवुड के एक गाने को याद करते हुए कहा, क्या से क्या हो गया देखते देखते। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति यू टर्न वाली रही है। दिवाली मनाने पर जेल में डालने वाला व्यक्ति किस तरह से यू टर्न ले रहा है, वह लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर नहीं अस्पताल बनना चाहिए। वे कहते थे कि मैं पूजा करने नहीं जाऊंगा क्योंकि वह स्वीकार नहीं करेंगे। ये वही केजरीवाल हैं जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी तस्वीरें हैं। वही अरविंद केजरीवाल भक्त बनने की अब कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग केजरीवाल की इस साजिश के खिलाफ सचेत कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि चुनावी हिंदू केजरीवाल चुनाव से पहले हिंदू धर्म और उनके देवी देवताओं के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन चुनाव आते ही हिंदुओं को झांसा देने के लिए माथे पर तिलक और गले में कंठी माला डालकर मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट देना पसंद करोगे, क्योंकि वह नोट से गांधी जी की तस्वीर हटाने की मांग कर रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावों के वक्त ऐसे कई नेता हैं जो विरोधियों के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करते हैं और विरोधी अगर पीएम मोदी हो तो अब शब्दों का इस्तेमाल करने तक से नहीं चूकते। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने भी किया, जिसका नतीजा उन्हें अब जाकर भुगतना पड़ा। पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन डीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने पर आजम खान को अदालत ने 3 साल की सजा सुना दी। आजम खान अब न सिर्फ 3 साल सलाखों के पीछे रहेंगे बल्कि उनकी विधायकी भी खत्म हो जाएगी। वजह ये कि 2 साल से ज्यादा की सजा मिलने पर विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। आजम खान संसद से इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन अब विधायकी भी खतरे में है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले पर पहले आजम खान को हेट स्पीच का दोषी करार दिया था। आजम खान के इस हर्ष से अरविंद केजरीवाल के गाली गैंग को सबक सीखने की जरूरत है। पीएम मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कई बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसमें सबसे आगे गोपाल इटालिया है। हालांकि गोपाल के खिलाफ मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आजम खान को मिली सजा के बाद निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो संदेश जाएगा वह समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर एक चुनावी भाषण के दौरान आजम खान ने आपत्तिजनक बातें कही थीं। उन्होंने तत्कालीन डीएम, सीएम योगी और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। उस समय इस बात की शिकायत बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने पुलिस में की थी। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एक दूसरे की तारीफ करते नहीं थकते और पूरे देश में इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड क्लास का है। देश क्या पूरी दुनिया को इस नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। मतलब ये कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी विजिटिंग कार्ड की तरह करती है। जहां गए वहां सबसे पहले इसे पेश किया। लेकिन हकीकत ये है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल्ली से 3 लाख बच्चों ने स्कूल से मुंह मोड़ लिया। मतलब ये कि 3 लाख बच्चे आज की तारीख में स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। अब इसके पीछे अरविंद केजरीवाल कोई सियासी तर्क खोज निकाले। इसके पहले दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इसके आंकड़े और कारण जुटाए। इस साल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ 3 लाख ऐसे छात्रों की पहचान की गई जो क्लास से गैर हाजिर रहते हैं। ये संख्या दिल्ली के स्कूल्स के कुल छात्रों की संख्या का 18% है। ये छात्र या तो लगातार 7 दिन स्कूल नहीं आए या 30 में से 20 दिन गैर हाजिर रहे। 1 अप्रैल से 20 अक्टूबर तक ऐसे 3,48,344 छात्रों की पहचान की गई है। ये आंकड़ा दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जुटाया है, जिसका मकसद दिल्ली के स्कूल्स में इस तरह की गैर हाजिरी और ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। आयोग की ओर से जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक गैर हाजिर रहने वाले छात्रों में से करीब 72% छात्र 11 से 16 साल की आयु के हैं। 11 से 13 साल आयु के बच्चों की संख्या 1,35,558 है। ये संख्या 19% के बराबर है।
इस तरह गैर हाजिर रहने वालों में 55% लड़के, 45% लड़कियां हैं। दिल्ली में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत इस साल 1 अप्रैल से हुई है। कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों के बाद से इस साल हर कक्षा के छात्रों के लिए उपस्थिति को अनिवार्य बनाया गया है। अब तक जो 3,48,000 छात्र स्कूल्स में से गैर हाजिर मिले, उनमें से 73,513 के परिवार से बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने टेलीफोन पर संपर्क किया। इसमें उन बच्चों के स्कूल से गैर हाजिर रहने के कारणों का पता चला है। इसमें 41% छात्र बीमारी की वजह से स्कूल से गैर हाजिर रहे। वहीं 25% अभिभावकों ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ गांव चले गए थे। करीब 11% छात्रों के परिजनों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं। 1% परिजनों ने कहा कि उनके परिवार में किसी की मौत हो जाने की वजह से उनका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। और इसी तरह 0.3% बच्चे अपने माता पिता की मौत, 0.22% बच्चे बाल मजदूरी, 0.1% बच्चे शादी और 0.1% बच्चे यौन उत्पीड़न या मारपीट की वजह से स्कूल नहीं गए। जिन 73,000 से अधिक बच्चों के माता पिता से संपर्क किया गया, उनमें 33,131 बच्चे हस्तक्षेप के बाद स्कूल लौट आए। इनमें 87% बच्चे वो थे जिनके माता पिता ने ये बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका बच्चा स्कूल वापस नहीं जा रहा। बाल मजदूरी और बाल विवाह वाले बच्चों के स्कूल वापस लौटने की दर सबसे कम रही। बाल मजदूरी के 144 मामलों में से 11 बच्चे स्कूल लौटे, तो बाल विवाह के 51 मामलों में से एक बच्चा ही स्कूल लौटा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। आजम खान तो 3 साल के लिए नप गए, लेकिन लगता है कि अब बारी अखिलेश यादव की भी आ गई है। यूपी विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से मात मिलने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी हार का सारा ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ डाला और बिना किसी सबूत के ये आरोप लगा डाला कि चुनाव आयोग ने चुनाव में बड़ी गड़बड़ी की है। अखिलेश यादव के इस बेतुके आरोप पर चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को नोटिस थमा दिया और उनसे आरोपों पर सबूत की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी और उनके पन्ना प्रमुखों के निर्देश पर लगभग हर विधानसभा सीट पर यादवों और मुसलमानों के कम से कम 20,000 वोट कम कर दिए। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं इसे फिर से कहूंगा, अगर जांच होती है तो पता चलेगा कि हमारे 20,000 वोट खारिज कर दिए गए और कई लोगों के नाम हटा दिए गए। कुछ लोगों को एक बूथ से दूसरे बूथ पर ट्रांसफर कर दिया गया। अखिलेश ने कहा था कि यूपी में जो सरकार बनी है वह जनता की बनाई हुई नहीं है। ये सरकार आपसे छीनी है इन्होंने। सरकार समाजवादियों की बनाई गई थी यूपी में, लेकिन पूरी की पूरी मशीनरी लगाकर आपकी सरकार छीनी गई। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के इशारे पर सपा के वोटर्स के वोटर लिस्ट से ही नाम काट डाले। अखिलेश यादव के बयान पर सपा के साथ चुनावी गठबंधन में रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओपी राजभर ने कहा था, जनता के बीच टीवी पर आना और बोलना अलग बात है। 5 सालों में आप 4.5 साल लूडो खेलेंगे और फिर 6 महीने में सत्ता में आ जाएंगे। जो 5 साल तक मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी या आपको। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।